पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कजली और ये शानदार कहानी लिखी है इंदिरा डांगी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कजली। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। 47 डिग्री तापमानदार टीका टीक दोपहरिया है। कजली सिर पर सौदा किराने का झोला धरे बाजार से घर लौट रही है। मोटा की चक्की तिराहे से आगे जाती संकरी सड़क, उसके किनारे भीड़ जुटी है। होगा कोई खेल तमाशा? कजली को क्या, सूती धोती के छोर से मुंह पहुंचती वो अपनी तेज चाल में है कि उस नवजात क्रंदन ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अरे, ये जन्म लिया बच्चा यहाँ कहाँ रोता है? उस स्वर के लवलेश मात्र ने सब कुछ विचलित कर दिया। मर्द मानुषों की भीड़ में धंसकर कजली देखती है, ये क्या? सड़क किनारे गड्ढे के कूड़े में एक नवजात शिशु बिलख रहा है। कजली ने उस पार देखा। गंदगी, झाड़ झकूरों और तपते वीराने के पार दूर कुछ बसाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन आसपास माँ तो क्या, मनुष्य भी कोई नहीं। बस आवारा जानवर इधर उधर को ही चले आते दिखते हैं। गड्ढे के इस पार तिराहे की भीड़ कुछ देर से जुटी लगती है। उसमें से ज्यादातर अपने फोन के कैमरे से फटाफट फोटो खींच रहे हैं। 2-3 लड़के वीडियो बना रहे हैं। कुछ आवाजें पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो की भी है। कोई कह रहा है जरूर ये लड़की होगी, इसीलिए घूरे पे फेंक दी। क्या पता लड़की है कि लड़का? आजकल तो लड़कों को भी घूरों पर फेंकने की खबरें छपती है अखबारों में। भाई, कोई लड़का कैसे फेंक सकता है? क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कजली भीड़ की अश्लील हंसी के परे देख रही है। उस ओर के आवारा जानवर बड़े गड्ढे के किनारे कूदने से पहले पीछे हटने की मुद्रा में आ चुके हैं। गड्ढे में नवजात के क्रंदन का स्वर मंद पड़ रहा है। उसके ऊपर चींटे रेंग रही हैं। इतने मर्द मानुषों की भीड़ के रहते अकेली जनी आगे कैसे बढ़े? और कजली तो 2 सीटर का 5 रुपया किराया बचाने के लिए सौदा किराने का झोला सर पर रखकर 2 किलोमीटर दूर से पैदल चली आ रही है। वो अपना सैकड़ों रुपयों का सामान किनारे छोड़कर भला गड्ढे में कैसे कूद जाए? आसमान के ठहरे रथ से सूर्य नारायण आग के बाण चला रहे हैं और भीड़ बातों के। कजली ने आधे चेहरे पर घूंघट निकाला और सिर पर 40 किलो वजनी झोला साधे गड्ढे में कूद गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गड्ढे में कूदी कजली ने आधे पल में शिशु को उसकी चींटों भरे शॉल में से उठाकर खुद से चिपटा लिया। अरे, ये देखो देखो, जनी जनी मानस में अगुवाई का ये हौसला। अरे, कहीं इसी का तो नहीं? अस्पताल ले जाओ बच्चे को। पुलिस को किसी ने फोन किया था? अरे भाई, पुलिस को तो 3 फोन कर चुके हैं। पुलिस के पास तो जीप ही नहीं है। अरे, पुलिस क्या तुमसे पूछ पता कर आएगी? अरे, वो तो अचानक आएंगे और 2-4 को पकड़ लेंगे कि तुम्ही ने देखा होगा, सब आती होगी पुलिस तो। भीड़ अचानक छटने लगी। सब चेहरों पर एक साथ भय दिखा। पुलिस मामला हुआ तो गवाही के लिए वो गर्दन पकड़ेंगे। तिराहा 2 पल में सूना हो गया। बस इक्के दुक्के उत्साही लड़के ही वहां रह गए, जो अपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो उतारने में तल्लीन है। कजली ने नवजात की नग्न देह से चींटे खींचे। आहा, कन्या रत्न। जगह जगह हो आए घावों से खून छलछला आया है।
5 घंटे की नवजात अग्नि सी धूप, अग्नि सी ही भूख से बिलबिलाकर अब वो मरना संसी उसकी बाहों में झूल रही है। हे भगवान, ऐसे स्वागत किया है इस संसार ने इस लड़की का। कजली ने सूती धोती के शीतल छोड़ तले उस जीवित मांसपिंड को समेट लिया, सिर पर झोले का वजन साधा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सोचती सी इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर मदद की दरकार देखकर इक्के दुक्के लोग जो वहां से हटने को ही थे तुरंत रफा दफा हो गए। कांटे, झाड़, पत्थर, गंदगी फांदती कजली फेरा देकर वापस तिराहे पर आ गई। कजली और किलोमीटर भर चलती है और घर पहुंचती है। सरकारी स्कूल नंबर 1 के पीछे कुम्हारपुरा में किराए के ये 2 कमरे, 2 नन्हे बच्चे, 7 साल का कैलाश और 4 साल की सोन। दोनों बच्चे कब से राह तकते हैं माँ के लौटने की। मम्मी, झोले में क्या क्या लाई हो? ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। बहन? तो क्या नाम है इसका? नाम तुम ही रख दो ना। नाम 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 छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा। कजली ने नवजात की देह साफ की। अब तक तो नाल भी नहीं कटी और ये जख्म अस्पताल ले जाना होगा, पर उससे भी पहले उसे दूध पिलाना होगा। 1 कप भर दूध है इस समय घर में। बच्चों के दूध पी चुकने के बाद ये कप भर दूध वो शाम तक बचाकर रखती है अपनी चाय के लिए। बच्ची के मुंह में आधा चम्मच भर दूध डाला तो उसे पीना भी ना आया। कजली की आंखें भर आई। अभागिन माँ ने पहला स्तनपान भी नहीं कराया इसे। मन इतना द्रवित हुआ कि वेग आत्मा की गहराई तक जा पहुंचा। ममता आंखों में आंसू बन झरझर झरती है, लेकिन स्तनों में ये कैसी झंझनाहट। सोन को माँ का दूध छोड़े साल हुआ, पर तब तक छाती में दूध नहीं उतरा। अब इसके लिए जीवन अमृत की बूंदें उतरेंगी भी या नहीं। उसने अपने आंचल को उड़ा दिया बच्ची को, और अगले पलों में एक मुस्कुराहट फैल गई उसके नम चेहरे पर। संसार में आने के पिछले 4-5 घंटों से कष्ट और घाव तो भरपूर मिल चुके नवजात को, लेकिन जीवन का रक्षक ये अमृत दूध अब मिला है। मन बहेरी है सजना, बेजुबानी सी जिंदगानी में नमक बन के तू हो जा। नया दिन चढ़ गया, सूरज नया निकल गया, ज़मीं बदली नहीं,
कजली का दिमाग रफ्तार में है। जल्दी से घर के काम निपटाए, खाना पकाकर दोनों बच्चों को खिलाया और उन्हें साथ लिए दरवाजे पर ताला लगा अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। शराबी पति देर रात तक लौटेगा, तब तक तो वो लौट ही आएगी। ना लौट सकी तो पड़ोसी को चाबी दिए जा रही है। नवजात को देखकर कुम्हारों के पुरा में भीड़ जुट गई। कन्या का जन्म व्यर्थ नहीं जाता। गर्भ में आती है तो जन्मती ही है, और जन्मती है तो जी भी जाती है। अपना भाग्य अपने साथ लाई है, अब तो जी गई ये भी। किसी ने 1 सिक्का, किसी ने 2 और किसी ने 5 का नोट रखकर नवजात कन्या के पांव छू लिए। सिविल अस्पताल की गजब अव्यवस्थाएं, कसैले जहर मुझे बरताओ। गरीब से गरीब आदमी भी कलेजा थाम कर ही यहाँ इलाज के लिए आ पाता है। कम पढ़ी लिखी कजली लेकिन जानती है इस निर्मम तंत्र में जीवित कैसे बचे रहना है। मुख्य साहब के केबिन में अव्वल तो आम आदमी की सीधी पहुंच असंभव है। नवजात को पांव छुआई में जो सिक्के नोट मिले थे, सब चपड़ासी की फैली हथेली पर रखने पड़े उसकी माँ यशोदा को। दिल भीतर ही भीतर कटकर रह गया। हालात जो न कराए। 3 बच्चों को लिए एक गवई माँ की ये जुर्रत कि उसके एसी केबिन में घुस आई। मुख्य साहब घंटी बजाकर उसे बाहर पिकवाने ही वाले थे कि कजली ने नवजात बच्ची उनके पैरों में डाल दी। मशीनी लाल फीता शाह का पत्थर दिल अप्रत्याशित तौर पर धड़का। नवजात को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यो खबर तो अव्वल पुलिस को देनी ही थी, लेकिन चूंकि मुख्य साहब को अपनी साले की बेटी की सगाई के लिए अभी ही सपरिवार निकलना था, तो पुलिस के लंबे पूछताछ शेड्यूल से बचा गया। नवजात का इलाज शुरू हो गया। दोनों बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है। हाथ पास का भोजन चुक गया तो कजली ने आधा किलो आटा खरीद लिया और मरीजों के परिजन जहां ईंटों के चूल्हे बनाए हाथों से रोटियां थोप थोप कर सेक रहे थे, वहां चली आई। किसी के जलते चूल्हे पर वो भी रोटियां सेक आई। अब बच्चों को परोसे किसमें? अपना आंचल फैलाकर माँ ने 3 जगह रोटियां रख दी। बच्चे खाना खाने लगे। कजली ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसकी पीठ पर अचानक इतनी तेज लात मारी गई कि वो मुंह के बल धूल में जा गिरी। भूखी माँ और भूखे बच्चों का सब भोजन मिट्टी हो गया। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? क्या तेरा पति नहीं था जो तू जहाँ चाहे मनमर्जी से कहीं भी आती जाती है? ये था उसका नशेड़ी पति मनसुख, पापड़ जैसा पतला, फेफड़ों में रोग का स्थायी मरीज और नशे में घुल घुल कर मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नशे में धुत उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया था। गालियां बकते हुए मनसुख ने अपनी टायर की चप्पल उतारकर उसके मुंह पर मारनी चाहिए कि धूल से उठती कजली ने उसे एक जोर का धक्का दिया। एकदम से वापस नहीं उठ सका, पड़ा पड़ा ही चिल्लाने लगा, देखो भैया, सब लोग देखो, ये कैसी जनी है जो अपने आदमी पे हाथ उठाती है। ना जाने किसको उठाकर लाई है और मेरे सर पर रखती है। मैंने मना किया तो मुझे पीटती है। बिसूरते मनसुख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा हो उठी। बिना पूरी बात जाने लोग तरह तरह से उसकी पत्नी को लांछित करने लगे। कैलाश और सोन के हाथ थामे कजली माँ शिशु वार्ड में चली गई, उपचाररत अपनी तीसरी संतान के पास। सवेरे नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। घर आकर काम में जिन की तरह जुट गई कजली। घर बच्चों के काम पूरे हुए तो अगरबत्ती बनाने बैठ गई। नवजात को सोन ने नाम दिया है गंगा। एक बूढ़ी पड़ोसन नाम जानकर मुस्कुराई, फिर आने का मकसद बताया। ओ गंगा की मम्मी, तनिक 1 कटोरी शक्कर हो तो उधार दे दो। किसी स्वर्ग से निकली गंगा किन्हीं शिव जटाओं में सहज समा गई, पर गंगा के भाग्य में हिमालय में टिके रहने का सौभाग्य कहाँ। संसार के बीहड़ों, राख, आग, अस्थियों की तरफ चले जाना उसका प्रारब्ध ठहरा। तुझे गोद में लेके मैं अजलाड लडावा,
देखे सपने नींदों में, मीठी लोरियां गावा। है ये दुआएं तू जुग जुग जीवे, है ये दुआएं तू जुग जुग जी, मैं वारी जावा। तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा। देखे सपने नींदों में, मीठी लोरियां गावा। आँखें तेरी भीगे कभी ना, ओ मेरी बिटिया रानी। रब ने खुशियों के धागों से बुनी हो तेरी कहानी। धूप के साए ना तुझ पे, तुझ पे आए, सर पे तेरे हर पल बस हो ठंडिया छावा। हाँ, तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा। देखे सपने नींदों में, मीठी लोरियां गावा। लोरियां गावा। तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा। देखे सपने नींदों में, गावा। तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहासिक्त छांव में हैं और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा की चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग। इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहाँ है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ, तुम में से किस किस ने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे, वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए। लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था, उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक। सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी। तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने।
सर 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 मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं, जैसे प्राण खिंच गए। ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है। एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में एफआईआर दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटना स्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है। मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब। आप लोग आज पहुंचे। आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ। हाँ, देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं, मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो। पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत न होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल। हमने 1 घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और 3 बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रही हैं। मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई, कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ। गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों? कहाँ गई दोनों गाड़ियां? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना, उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा, तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं, वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना, उनको बाजार ले जाएगी। हैं? तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार, अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया, बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतारकर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हकबकाए, थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाहिए, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी, ये बच्ची मुझे दे दीजिए। मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता।
आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली, औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर, इस बच्चे को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है। नशे में धुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के 2 एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शय दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में कसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी, गंगा क्या अस्पताल में है? मम्मी, उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं। गजब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी, आज फिर आ गई थाने। कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2 सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का स्वर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली। ओ मेरी बिटिया, तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चारो चारो इचा पारी, चारो 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 इचा पारी, चारो। जाए ना तू जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूं आंखें मैं बैठी सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चारो चारो इचा पारी, चारो 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 इचा पारी, चारो। अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पलनों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती 1 से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रही हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर
5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई जहाँ 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ मैडम जी तो घर में सो रही हैं, वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। और सब दुत्कारते हैं। नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है, जिसकी इतनी ऊंची आवाज है या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया। कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई? जी, एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ। दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना। कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद पालन गृह की बूढ़ी आया हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताती वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ 3 लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन 7-8 लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रो कर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालन गृह के 2 कर्मचारी जेल में हैं, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती हैं। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालन गृह कैसे चलाती हैं? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस 4 दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां ये जुल्म सहती रही और तुम देखती रही। अम्मा कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 कौर रोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है। दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना। वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेह का कैसा नाता है जो आत्माओं के तार जोड़ता है। 2 अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है। छोटी सी चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया, उड़ के चली किस गाँव। छोटी सी चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया,
ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम। कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं। तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें 2 बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं मां हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है, गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्ही बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थीं। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी मां को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक घुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरे बैया, संग चल मेरे रोके क्यों जिया, हो धीमे धीमे चले पुरवैया। रुत ये अनोखी सी आई सजनिया, बादल की डोली में लो बैठी रे बुंदनिया, धरती से मिलने को निकली सवनिया, सागर में घुलने को चली देखो नदिया, धीमे धीमे चले पुरवैया, ओ बोले थाम तू मेरे भैया,
अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।